नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बना करके अपनी सियासी रणनीति का इजहार कर दिया है। और यूपी ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में क्षेत्रीय दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में जातियों की संख्या का पता चल सके। दरअसल यूपी में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, लिहाजा समाजवादी पार्टी इसकी मांग भी कर रही है। और असल में सियासी दलों की मांग है कि जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जाए। लिहाजा सियासी दल आरक्षण और जातिगत जनगणना के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लेना चाहते हैं। राज्य में हो रहे चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर सियासी दलों के बीच एक बहस छेड़ दी है। यह माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना की मांग उठाकर समाजवादी ने पार्टी के नेता ने चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर नरम रवैया अपना रही है। बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस मुद्दे को हवा देकर क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। तो चुनाव से पहले की जो तैयारियां हैं, हर कोई उस तैयारी में जुट चुका है और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एक जातिगत जनगणना का कार्ड खेल दिया गया है। लेकिन इस जातिगत जनगणना के कार्ड के साथ क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो बन पाएगा? क्या वाकई में सत्ता में वापसी समाजवादी पार्टी कर पाएगी? और अखिलेश यादव जिस मंशा के साथ इस जातिगत जनगणना को आधार बना करके लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्या वाकई में बदलाव के संकेत देगा? सत्ता को परिवर्तित करने के लिए, सत्ता परिवर्तन की बात लगातार अखिलेश यादव की तरफ से जब की जाती है। जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जब अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना बड़ी जरूरी है, जातिगत जनगणना का होना बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए जातिगत जनगणना का कार्ड खेल दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जातिगत जनगणना की इस मुद्दे को आधार बना करके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अखिलेश यादव हैं? क्योंकि अभी तक के जो दूसरे विषय थे, दूसरे जो मुद्दे थे, उनकी कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास तो थी, लेकिन क्या जातिगत जनगणना जिस पर सॉफ्ट कॉर्नर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का, मौजूदा वक्त की सरकार का नजर आ रहा है, तो क्या ये बैकफुट पर लाने की एक बड़ी प्लानिंग है? और क्या इस मास्टर कार्ड के जरिए समाजवादी पार्टी कुछ हद तक आगे निकल पाएगी? जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से हम आपको मिलवाएं। और इससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और चुनाव से पहले अखिलेश का जो जातिगत जनगणना कार्ड है वो हम आपको लगातार दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर जातिगत जनगणना की जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, अब उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं। जरा इन चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुधांशु वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है। और हिंदू महासभा से प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, शुरुआत आपसे ही। अखिलेश यादव की तरफ से जौनपुर में जब समाजवादी विजय रथ यात्रा को संबोधित वो कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही और आज यहां से जातिगत जनगणना का जो कार्ड है वो खेल दिया गया। आपको लगता है कि असल मायने में जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जातिगत जनगणना बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी जरूरी है? दरअसल ये मांग आज की नहीं है। हमारे देश के सभी विपक्षी दलों ने बहुत दिनों से इस मांग को रखा है और ये मांग इसलिए जायज है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की बड़ी हालत खराब थी। मैं केवल एक मिनट आपका इस विषय पर लूंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी खाई कर दी थी। गरीब बहुत गरीब था, इतना गरीब था, ना सड़क थी, ना खाने को था। एक तरफ अमीरी थी, तो अंबेडकर जी वगैरह सब लोगों ने आरक्षण लागू किया था। अगर जातिगत भावना ना होती तो आरक्षण लागू क्यों होता? आरक्षण लागू हुआ तो दलित भाइयों को स्थान मिला। इसके बाद बैकवर्ड जब मंडल कमीशन आया तो उन्होंने पाया कि हमारे जो बैकवर्ड भाई हैं बहुत पीछे हैं, तो उन्होंने लागू किया और लोगों ने माना कि आज तक चला आ रहा है। अब जहां जाति का सवाल है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र का, अब कुछ भी मानिए, एक हिस्सा हो गया जातिवाद। क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर 1 लाख ब्राह्मण वोट हो आप यादव को टिकट दे दें? नहीं हो सकता है। जहां पर 1 लाख यादव हो, यहां ब्राह्मण को टिकट दे दें? नहीं हो सकता है। आजकल चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो,
ये देख के टिकट देते हैं कि कहाँ जाति हमारी कौन सी है। जाति के हिसाब से काम हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तक होता है कोई जब नहीं नेता तो मर जाता है तो ये उसकी सिस्टम के अंदर ठीक थोड़ी है ना सुनिए सर, ना, ये सुनिए अच्छे ना, संकेत उसकी थोड़ी जो है। नहीं, उसकी जो जाति होती है ना, हाँ उसको लेकर उसका सम्मान मिलता है। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग खत्म हो गए जो छोटी बिरादरी के थे, जिनका मात्र बहुत 1-8% वोट था, उनके पास कोई नहीं गया। लेकिन आज हर आदमी को हक है। जैसे मैं यहाँ चुनाव में 4-5 जिले देख रहा हूँ, जब मैं जिले में जाता हूँ तो दिवाकर कहता है हमारे 20,000 वोट है, दूसरा कठेरिया बोलता है इनके 10,000 वोट है, पंडित जी कहते हैं मेरे तो 70,000 वोट है, हाँ लेकिन दूसरा बोलता है पंडित जी के 40,000 वोट है। आखिर ये गिनती जब हमें नहीं मिलेगी कौन सी बिरादरी कितनी है, ठीक तो है। जब इस बात को मोदी से लेके योगी से लेके सब मानते हैं हाँ कि टिकट जातियों के हिसाब से दिए जाते हैं, नहीं, लेकिन यही तो क्या यही तो बुराई है सबसे बड़ी भाई? कमजोरी है ना, नहीं, जनगणना यही में तो क्या सबसे बुराई? बड़ी देखिए, कमजोरी है कि जातियों में अलग देखिए, अलग बड़ी- बांट दिया देखिए, गया, और इसी देखिए, वजह से तो देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए, आज तक इसी देखिए, वजह से तो अलग अलग देखिए, जातियों को देखिए, हमारे- सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखा अरे जा रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, सुधांशु वोट बैंक वाजपेयी, देखिए, ठीक है, नहीं, मैं नहीं, सुधांशु वोट जी बैंक आपके पास वोट आऊंगा, बैंक लेकिन देखिए, शिशिर ये जी, वैसे बड़ा इसमें नहीं, सबसे ये बड़ा वैसे कारण बड़ा- तो यही है ना कि ये वैसे विकास चुनाव के अभी बाद तक भी क्यों नहीं उठेगा। हो पाया, ये- क्योंकि हमने नहीं, अलग अलग तो- जातियों में अरे, बांट दिया, और तो सिर्फ अभी बात का- जातियों की होती है, वोट बैंक के उनकी तौर पर मांग उनको देखा नहीं, जाता है। अरे भाई आप समझिए, शिशिर एक बात जी, सुनिए। ठीक है, अशोक जी, मैं आज वापस उनकी आता हूँ, माने- वापस आता हूँ सर, वापस आता हूँ, देखिए, हाँ देखिए नंदू जी, पहली बात तो मुझे सुधांशु जी, आता हूँ, एक मिनट। की बात देखिए, पूरा का पूरा किस प्रकार से सुधांशु जी, जो हिंदुओं हाँ, को शिशिर बांटने की शिशिर जी को कोशिश शामिल कर रहा हूं, एक मिनट जरा। सुधांशु वाजपेयी जी, एक मिनट जरा, वापस आता हूं। शिशिर जी, बात रखिए। शिवेंदु जी, पूरा विपक्ष जो है वो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहा है। अभी आप देखिए, पहले जो नेता होते थे उनकी योग्यता पे टिकट दिया जाता था, और बड़ी बेइज्जती के साथ समाजवादी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि पंडित ज्यादा होगा या यादव ज्यादा होगा या अग्रज ज्यादा होगा या पिछड़ा होगा। बड़ी बेशर्मी के साथ जातियों की बात ये कर रहे हैं। आप बताइए, जब बेशर्मी सुप्रीम मत कोर्ट ने कहिए, देखिए, आदेश बेशर्मी दिया था मत कहिए। कि 50% अच्छी से भाषा ज्यादा बोलिए, मैंने आरक्षण गलत नहीं भाषा शिशिर जी, बोली ठीक है, तो ये आरक्षण 50, अगर जातियों की गणना आ भी जाएगी तो अगर 70% पिछड़े करते हैं तो क्या 20% ज्यादा आरक्षण दे देंगी इस स्थिति में? चुनाव जब आता है तो चुनाव के वक्त ये क्या करते हैं, चुनाव नाम के सेट वक्त कर लीजिए। ऐसी लालीपाप देते हैं। अगर इस तरीके की परिपाटी लागू होगी तो क्या होगा? जातिगत विद्वेष बढ़ेगा, अन्य अन्य जातियों में एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ जाएगा। हिंदू जो हमारा समाज है वो बढ़ जाएगा, और समाजवादी की जो राजनीति है वो माई फैक्टर पे, यादव और मुस्लिम, ये जब चुनाव आता है तो पिछड़ों की बात करते हैं, जब इनको थानों में पोस्टिंग करनी होती है, जब इनको कुछ लाभ देने होते हैं तो केवल ये यादव या मुसलमान घुसते हैं। जो और पिछड़े मौर्य समाज के लोग हैं और हमारे और जो पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी समाज के लोग नहीं, हैं, आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद है। इस गणना का भारत की संप्रभुता पे भी जो प्रभाव ठीक है, पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जातियों के बीच में दूरियां इससे बढ़ जाएंगी, इससे दूरियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, मैं जरा, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुधांशु वाजपेयी, ठीक है, शिशिर जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, आपने अपना पॉइंट रखा है, जरा मैं वापस लौटता हूं। सुधांशु वाजपेयी, अभी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना बड़ी जरूरी हो गई है, ये क्या समय की मांग है, जातियों की मांग है, या फिर राजनीति और सियासत की मांग है? सुधांशु वाजपेयी, प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, ये इनके मन की बात उजागर हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि पहले अपनी लाइन क्लियर कर लो। हिंदू महासभा से सर, वो हिंदू महासभा से हैं शिशिर चतुर्वेदी। बोलते हैं, कुल मिला के इनके मन की बात प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं, उससे उनको दिक्कत है। और दूसरी बात, हम कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, सामाजिक न्याय के पक्ष में है, सबको सबका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो जातिवाद बताया कि चुनावी राजनीति जातिवाद की राजनीति है, ये एकदम गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जिस संविधान की संरचना की वो जाति निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। हम जात और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नीति भी जाति निरपेक्ष है, ये बात जान लें। और सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ एक जाति को बैठाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। और ये भाजपा के लोग जो बात कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया? हिंदू की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक जाति विशेष का शासन चलाया इन 4.5 सालों में। ब्राह्मणों की सरेआम हत्याएं की गई,
दलितों की हत्याएं की जाती हैं। मोदी जी काशी में वाल्मीकि का पूजन करते हैं और आगरा में एक वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, चुप रहते हैं। लखीमपुर में किसानों की हत्याएं होती हैं, चुप रहती हैं। इनको तो नैतिक अधिकार नहीं है इस पे बोलने का। किस हिंदू की बात कर रहे हैं जो लखीमपुर में मंत्री के पहिए के नीचे कुचला जाता है? प्रयागराज में जिसकी हत्या, जिन 4 पासी भाइयों की हत्या की जाती है, आगरा में वाल्मीकि भाइयों की हत्या की जाती है, भाजपा के प्रवक्ता से पूछा जाता है। वैसे में बोलिए, ये गलत बात है। हिंदू नहीं है। अब ये तो पूरे ब्राह्मणों की हत्या की वो हिंदू नहीं है। किस हिंदू की ये बात कर रहे हैं? इनका हिंदू कौन है? अपनी पार्टी के मुखिया की जात और धर्म जान लें। अरे पहले बताइए ना, उनकी आपका जान हिंदू कर कौन लिया। है? नहीं, एक मिनट, सुधांशु वाजपेयी। नहीं, कांग्रेस से सुधांशु भाई वाजपेयी, एक आपको मिनट, बात नहीं है। शिशिर जी एक मिनट, जरा अशोक यादव जी एक मिनट। सुधांशु वाजपेयी, तो ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी को भी अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जनेऊ धारी है? आज कांग्रेस की भाषा ऐसा अच्छी क्यों समझ होता में है नहीं फिर? आ रही है, ऐसा क्यों होता है फिर? देखिए, बौखलाने नहीं लगता है। नहीं, हमें न जाति, हमारी नीति में, हमारी नीति में न जाति है न धर्म है। हमें पंथ निरपेक्ष नीतियों का, पंथ निरपेक्ष सरकार का निर्वाह किया है अब तक। और राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे, उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना कि मैं हिंदू हूँ। ये हिंदुत्ववादी हमको समझ नहीं, तो में शक किसने किया? हिंदुत्ववादी किस बात की बात कर रहे शक कौन कर रहा था? उनको क्यों साबित करना पड़ा फिर? वो पासी भाई भी शामिल है, वो ब्राह्मण भाई भी शामिल है, जिनकी हत्या योगी राज में हो रही है। कभी मुसलमान है, कभी सिख है, कभी वटेरा है। आप पहले जानिए। नहीं, सिस्टर जी साथ रही है, सिस्टर जी भी साथ रही है। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? और दोनों लोग जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, भाजपा और सपा ने केवल एक जाति विशेष का शासन चलाया, मुख्यमंत्रियों की जाति का शासन चला है। एक एक थाना इस बात की गवाही देगा। उत्तर प्रदेश के किसी गरीब भाई से पूछ लीजिए किसकी सरकार है, थाने में बैठे लोगों की नेम प्लेट बता देती है किसकी सरकार है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे, भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा का अखिलेश हुआ हो, केवल जातिवाद फैलाया गया है। चलिए, मैं वापस लौटता हूँ। मैं जरा, ठीक है, आप इससे पहले की सरकार को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, जरा उस पर भी आऊंगा, लेकिन इसमें मैं जरा डॉक्टर रमेश ठाकुर को भी जोड़ रहा हूँ। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट जरा वापस लौट रहा हूँ, एक मिनट जरा सुनिए। रमेश ठाकुर सर, जरा इस चीज पर हम बात भी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्या वाकई में आज समय की मांग है? पिछड़ा वर्ग जो है उनके हकों को लेकर के एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, ये समझ पाए कि कितने लोगों को अभी तक उनके अधिकार मिल पाए हैं या कितनी और जरूरत है, या फिर ये असल मायने में राजनीतिक दलों की सियासी इच्छाओं की जरूरत नजर आती है जातिगत जनगणना? क्या इसमें आपको नजर आता? देखिए, मुझे लग रहा है इसमें 2 तरीके से फायदे, 2 तरीके से नुकसान है। पहला फायदा है टोटली पॉलिटिकल पार्टियों को, और उन पार्टियों को जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको फायदा है। अब जब जातीय जनगणना के हिसाब से जब सब रेसो सामने निकल के आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि यादव कितने हैं, फलाने कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने, ये सारी चीजें। अब बात उठ चुकी है कि एक देश एक संविधान, उसके लकीर पे जब आप चलोगे तो मुझे लग रहा है ये चीजें बेईमानी सी लगती हैं। जब आप एक संविधान की बात करते हो, सिर्फ अकेले चलने की जब बात करते हो, तो मुझे लग रहा है उसमें जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। उसमें तो टोटल ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म पे आके सबका एक रेशो निकालना चाहिए कि हम लोग कितने लोग हैं, उसमें से वो सारी चीजें करनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना जब होती है, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टियों से अलग लेके उनका फायदा नुकसान से अलग अगर बात करें, तो एक सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो उसमें मुझे लग रहा किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, आप जातिगत जब जनगणना करते हो तो आप कई ऐसी छोटी जातियां हैं, बंजारे हो गए, कुम्हार हो गए, और कई सारी जातियां, उनका उद्धार नहीं हो पाया। अब पॉलिटिकल पार्टियां कह तो देती हैं कि अब जब जातियों में पता चल जाएगा फलाने की जाति कितनी है, उसकी कितनी है, तो उस हिसाब से हम लोग उनको टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मुझे लग रहा है ये 2-2.5 दशकों के बाद से ये प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब तो जिसके पास पैसा है उनको टिकट मिल जाता है, उसके ऊपर चाहे कितने मुकदमे हो, जो नामदागी है, कैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टियों को वैसे ही है, और मुझे लग रहा है जरूर है कि क्षेत्रीय पार्टियों को इसमें फायदा है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? कांग्रेस पार्टी अगर इसके समर्थन में है तो ये कैसी परिस्थितियां आज बन चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं जरा सुधांशु जी से जानूंगा, लेकिन अशोक यादव जी, इसमें बार बार जिक्र तो इस बात का भी है, आप जब कहते हैं और अखिलेश यादव की तरफ से जब मंच से ये कह दिया गया कि आप हमारी सरकार बनने दीजिए, 3 महीने के अंदर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और जितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उनका अधिकार दिलवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी तो सत्ता में आप थे।
आपके पास जिम्मेदारी थी, आपके पास पूरी ताकत नहीं, थी, नहीं, देखिए, आपने क्यों नहीं उस वक्त इस्तेमाल किया वो अपनी ताकत अरे का? देखिए, सरकारें कई बार आती जाती हैं हाँ। और पिछली सरकारों में जो कमी रहती है उसको आगे ठीक करते हैं हम लोग। हाँ। सवाल ये है, मेरा ये कहना है कि जब भी नाम केवल सुनिए, केवल 10-12 बिरादरी का पूरा राज्य है हिंदुस्तान पर, वही आप जातियां हैं। हमारे बैकवर्ड में 5 जातियां हैं, उच्च में 2-3 बिरादरी हैं। ऐसी बिरादरी बहुत सी हैं जो बहुत छोटी, जिनका वोट मात्र 1-2% नहीं, अशोक यादव जी, इस बात की गारंटी नहीं, क्या है उनको ये कि नाम पहले जो आप बताने भूल का गए हक वो है। इस बार सत्ता में आने के बाद आप कर देंगे? नहीं, ये बिल्कुल तय मानिए कि हाँ। अखिलेश जी ने इस बात पे एडामेंट है। चलिए ठीक है, शिशिर जी को शामिल कर रहा हूँ। शिशिर जी, अब इसमें ये तो नजर आ रहा है कि इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को इसमें हो सकता है कैच मिल सकता है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन कर देना और साथ ही इसमें अगर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें सब विपक्ष ठीक है सर, समर्थन अशोक कर रहे हैं। यादव जी, ठीक है, एक मिनट, शिशिर चतुर्वेदी, लेकिन अगर विकास का खाका, अरे पूरी बात, आप पूरी बात एक सुनिए नियम, आपने। एक विधान, सर ठीक है ना, थोड़ा समय जरा मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूँ। शिशिर जी, अब आपको क्या नजर आता है? एक नियम, एक विधान। हाँ। बैठे ना अशोक यादव जी, इन्होंने अभी अम्बेडकर जी की बात की थी। एक तरफ तो ये अम्बेडकर जी की बात करते हैं, दूसरे जी अम्बेडकर जी की बात का उल्लंघन करते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा जो समाज को धान के लिए आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया, और इन्होंने आज तक उसका अनुपालन नहीं कराया और लगातार 10 साल में सुधार नहीं हुआ था। शिशिर जी, 10 साल में सुधार नहीं हुआ था। सुधार तो आज तक नहीं हुआ है, सुधार तो आज तक नहीं हुआ है। आज भी दलित गरीब है, दलित आज मजदूरी करता है। ये कांग्रेस के भाई जो बैठे हैं, आज भी दलित आरक्षण की जरूरत है। गांधी जी जो है दान में मिला हुआ वो क्या, कौन सी जाति के, कौन सी धर्म के, वो वडेरा है, वो पारसी है, वो नहीं ठीक है, एक मिनट, सुधांशु वाजपेयी, देश को बर्बाद तो ठीक है। हिंदू महासभा ने किया है, बांट दिया है। ठीक है, चलिए समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जातिगत जनगणना किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक, ये फिलहाल देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।